अब देखो, कहानी की शुरुआत बेंगलोर में होती है। हम एक पुलिस ऑफिसर जोसेफ को देखते हैं। वो आधी रात को अपने घर में बैठकर सुसाइड नोट लिखता है। जोसेफ बुरी तरह से डरा हुआ था और फिर वो खुद को पंखे से लटकाकर अपनी जान दे देता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि जोसेफ अपने घर में अकेला नहीं था। 3 लड़के और 3 लड़कियां उसके घर में बैठकर उसकी मौत का तमाशा देख रहे थे। लेकिन आखिर ये लोग हैं कौन कि इनके डर से एक पुलिस वाले ने अपनी जान दे दी। आगे कहानी में इसकी बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए बता दूं कि फिल्म का नाम है ऑफिसर ऑन ड्यूटी। ये एक अच्छी सस्पेंस थ्रिलर मूवी है और आपको नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए मिल जाएगी। हिंदी में भी है, तो एक बार जरूर देखना। और अगर ऑलरेडी आपने फिल्म को देख लिया है तो कहानी पर वापस आते हैं। अब देखो, जोसेफ की मौत को 8 महीने बीत जाते हैं। कोच्चि के एक पुलिस स्टेशन में हम सीआई हरिशंकर को देखते हैं। हरिशंकर पहले डीवाईएसपी था, लेकिन कुछ महीने पहले उसने एक आईपीएस ऑफिसर को पीट दिया था, तो उसे सस्पेंड करके फिर उसका डिमोशन करके सीआई की पोस्ट पर कोच्चि के पुलिस स्टेशन में भेजा गया था। पुलिस स्टेशन में हर कोई जोसेफ के गुस्से से वाकिफ था। सारे कांस्टेबल्स उससे डर रहे थे। सस्पेंशन के बाद आज ड्यूटी पर उसका पहला दिन था। वो थाने में ड्यूटी ज्वाइन करता है। तभी फाइनेंस कंपनी से एक लड़की बस कंडक्टर चंद्र बाबू के साथ वहां आती है। लड़की हरी को बताती है कि आज सुबह यह आदमी अपनी सोने की चेन गिरवी रखने के लिए आया था, लेकिन जब हमने चेक किया तो पता चला कि वो चेन नकली है। जिसके बाद चंद्र बाबू उसे बताते हैं कि मैंने 2 साल पहले अपनी बेटी को गिफ्ट देने के लिए वो चेन खरीदा था, लेकिन अब मेरी वाइफ हॉस्पिटल में है, उसका ऑपरेशन करवाना है, तो मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए चेन गिरवी रखने आया हूँ। और ये झूठ बोल रही है। मेरी चेन छुपा कर ये लोग अब मुझे नकली चेन दिखा रहे हैं। तब हरी कंडक्टर से कहता है कि तुम्हारी चेन को देखे बिना ही उसी डिजाइन की नकली चेन ये लोग कैसे बनवा सकते हैं। अब देखो, केस तो काफी छोटा सा था, लेकिन फिर भी हरी केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है। वो हॉस्पिटल में जाता है, कंडक्टर की बेटी को साइड में बुलाता है और उससे चेन के बारे में पूछता है। तब वो लड़की पहले तो बहाना करती है कि चेन गायब हो गई थी, तो पापा के डर से मैंने नकली चेन बनवा ली। लेकिन हरी समझ जाता है कि लड़की झूठ बोल रही है। वो एक बार फिर से बड़े प्यार से उसे सच्चाई बताने के लिए कहता है और आखिरकार वो लड़की रोते हुए हरी को अपनी पूरी सच्चाई बता देती है, जिसे सुनकर हरी भी शॉक्ड हो जाता है। दरअसल उस लड़की का हुआ था, करने वाले ने उसकी चेन भी चुरा ली थी। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही कंडक्टर वहां आ जाता है। हरी उससे कहता है कि ऑपरेशन के बाद अपनी बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाना। बाहर आकर हरी उस नकली चेन की फोटो लेता है, अपने स्क्वाड में भेजता है और कहता है कि पता करो कि इस चेन को कहीं गिरवी रखा गया है क्या। स्क्वाड के 2 ऑफिसर्स परवीन और एंथनी काम पर लग जाते हैं। सारी दुकानों पर पूछताछ करते हैं और आखिरकार एक फाइनेंसर के पास उन्हें वो चेन मिल जाती है। लेकिन फाइनेंसर बताता है कि इस चेन के साथ साथ गिरवी रखने के लिए 2 और चेन भी आई थी। वो लोग चेन गिरवी रखने वाले के बारे में पता करते हैं तो पता चलता है कि हसीना नाम की लड़की ने वो चेन गिरवी रखा था। हसीना की इंक्वायरी करने से पता चलता है कि फिलहाल वो शहर में नहीं है। हरी उन्हें बाकी की दोनों चेन्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहता है। आगे पता चलता है कि उनमें से एक चेन खरीदने वाला कोई और नहीं, जोसेफ था, वही पुलिस ऑफिसर जिसे हमने इस कहानी की शुरुआत में फांसी लगाकर मरते हुए देखा था। हरी उन दोनों से तीसरी चेन के बारे में पता करने के लिए कहता है। एंथनी और परवीन दोनों एक बार फिर से अपने काम पर लग जाते हैं और आखिरकार उस ज्वेलरी शॉप पर पहुंच जाते हैं जहां से उस तीसरी चेन को खरीदा गया था। लेकिन तीसरी चेन खरीदने वाले का नाम देखकर एंथनी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो तीसरी चेन खरीदने वाला कोई और नहीं, हरी ही था। एंथनी तुरंत डीवाईएसपी राहुल को कॉल करता है, उसे सब कुछ बताता है। राहुल भी हरी का दोस्त है। वो तुरंत हरी को कॉल करता है, उसे अपनी ऑफिस बुलाता है और उसे केस से हटाकर उसका ट्रांसफर कहीं और कर देता है। लेकिन राहुल के ऑफिस में एंथनी को देखकर हरी समझ जाता है कि राहुल मुझे इस केस से हटाना चाहता है। तब वो राहुल से कहता है कि तुम मुझे इस केस से नहीं हटा सकते, और वो अपने घर चला जाता है। घर पर वो अपनी वाइफ गीता से बात करता है कि आज सुबह स्टेशन में नकली चेन का एक केस आया था। जांच करने पर सीरियल का केस बन रहा है, लेकिन राहुल मुझे केस से हटाना चाहता है, तो अब मैं कुछ दिनों की मेडिकल लीव लेकर इस केस की जांच करूंगा। तभी उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। पता चलता है कि कंडक्टर चंद्र बाबू की बेटी ने कर ली है। हरी वहां जाता है, कमरे का दरवाजा खोलता है और उस लड़की की लटकती हुई लाश देखकर हरी की हालत खराब हो जाती है। उसे एक बार फिर से उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल याद आ जाता है। दरअसल कुछ महीने पहले इंस्पेक्टर थॉमस की बेटी एल्सा ने हत्या कर ली थी। तब हरी ने इस केस में श्याम नाम के एक लड़के को अरेस्ट किया था। वो ड्रग्स बेचता था, लड़कियों के साथ प्यार का नाटक करता था, फिर ड्रग्स देकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनका
करता था, वीडियो बनाता था। थॉमस कस्टडी में ही श्याम को मारना चाहता था, लेकिन बाकी के पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं। इसके बाद हरी श्याम का लैपटॉप चेक करता है और उसमें हरी को उसकी अपनी बेटी नीला का भी वीडियो मिल जाता है। यह देखकर हरी गुस्से में पागल हो जाता है और श्याम को मारने लगता है। कई सारे पुलिस वाले हरी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हरी उन्हें भी मारता है और आखिरकार कस्टडी में ही वो श्याम को जान से मार देता है। फिर हरी गुस्से में अपने घर आता है, लेकिन तब तक नीला ने भी कर ली थी। श्याम को मारने का इल्जाम थॉमस ने अपने ऊपर ले लिया था, तो हरी को सिर्फ सस्पेंड करके और डिमोट करके छोड़ दिया गया था। लेकिन सदमा लगने की वजह से हरी यह सब कुछ भूल चुका था। उसे बस इतना बताया गया था कि उसने गुस्से में एक सीनियर ऑफिसर को पीट दिया था, इसलिए उसे डिमोट कर दिया गया। लेकिन कंडक्टर चंद्रबाबू की बेटी की लाश देखने के बाद उसे एक बार फिर से सब कुछ याद आ चुका था। खैर, अब प्रेजेंट में हम हरी की वाइफ गीता को देखते हैं। वो हरी को ही नीला की मौत का जिम्मेदार मानती थी, उसके साइकोपन से तंग आ चुकी थी। उनकी एक छोटी बेटी भी थी मीनू, और वो भी हरी के गुस्से से अब डरने लगी थी। और मीनू की भलाई के लिए गीता अब हरी को डिवोर्स देना चाहती थी। राहुल और उसकी वाइफ मिलकर गीता को समझाते हैं, ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन गीता किसी भी हाल में मानने को तैयार ही नहीं थी और वो मीनू को लेकर अपने पापा के घर चली जाती है। दूसरी तरफ हम थॉमस को देखते हैं। वो अपने घर पर होता है, तभी 3 लड़के और 2 लड़कियां उनके घर आते हैं। वो थॉमस को बताते हैं कि हम आपकी बेटी एल्सा के फ्रेंड्स हैं, उसके फ्यूनरल में नहीं आ पाए थे तो अब मिलने आए हैं। थॉमस की वाइफ उन्हें अंदर बुलाती है। वो अंदर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। लड़कियां खुद ही किचन में जाकर शिकंजी बनाती हैं, सबको पीने के लिए देती हैं। थॉमस और उसकी वाइफ शिकंजी पी लेती है, लेकिन उनसे बात करते हुए थॉमस समझ जाता है कि ये लोग एल्सा के फ्रेंड्स नहीं हैं। और तब उनमें से एक लड़का क्रिस्टी थॉमस को बताता है कि हम श्याम के दोस्त हैं, जिसे तुमने कस्टडी में मार दिया था, और आज वो थॉमस से उसकी मौत का बदला लेने के लिए आए हुए थे। उन्होंने शिकंजी में जहर मिलाया था, लेकिन मरने से पहले थॉमस की वाइफ उन्हें बता देती है कि श्याम को थॉमस ने नहीं हरिशंकर ने मारा था। और यह सुनकर क्रिस्टी और उसके फ्रेंड्स भी शॉक्ड हो जाते हैं और अब वो सब श्याम की मौत का बदला लेने के लिए हरिशंकर को मारने की तैयारी शुरू कर देते हैं। इधर अगली सुबह पुलिस को थॉमस के घर में उसकी लाश मिलती है। सबको लग रहा था कि यह सुसाइड है, लेकिन हरी क्राइम सीन को अच्छे से चेक करता है। किचन में 5 ग्लास धोकर रखे हुए थे, डस्टबिन में 4 नींबू कटे हुए थे, और यह सब देखकर हरी राहुल से कहते हैं कि यह सुसाइड नहीं, एक प्लान मर्डर है। हरी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। वो बेंगलोर वाले इंस्पेक्टर जोसेफ की बेटी से मिलता है और आखिरकार वो लड़की हरी को सच्चाई बता देती है कि 3 लड़कों ने मिलकर उसका किया था। लेकिन श्याम का फोटो देखने के बाद वो बताती है कि उनमें श्याम नहीं था। इसके बाद वो गहने गिरवी रखने वाली लड़की हसीना से मिलता है। वो एक टेक्सटाइल स्टोर में काम करती है। वो हरी को बताती है कि तीनों चेन मुझे स्टोर के चेंजिंग रूम में किसी कस्टमर के पुराने कपड़े में मिली थी। इसके बाद हरी स्टोर रूम में जाता है, वहां का सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और आखिरकार उसे श्याम के दोस्तों में से एक लड़की एना के बारे में पता चल जाता है। वीडियो में वो स्टोर के मैनेजर से बात करते हुए दिख रही थी। हरी मैनेजर से पूछताछ करता है, तब वो आदमी बताता है कि जब मैं बेंगलोर में काम करता था तो एक पब में कई बार मैं इस लड़की से मिला था, लेकिन यहाँ पर उसने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। हरी उससे बेंगलोर वाले पब का एड्रेस ले लेता है। फिर हरी अपने सीनियर्स के पास जाता है। राहुल उसे बताता है कि कंडक्टर चंद्रबाबू तुम्हें अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार मान रहा है और उसने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट किया है। लेकिन हरी सीनियर ऑफिसर्स को थॉमस के केस में अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताता है। कहता है कि यह सब श्याम के दोस्तों ने किया है। थॉमस, उसकी वाइफ, उसकी बेटी, बेंगलोर वाले ऑफिसर जोसेफ, इन सब की मौत के जिम्मेदार उनकी गैंग ही है और उन्हें ट्रैक करने के लिए बेंगलोर जाने की परमिशन ले लेता है और एक टीम के साथ बेंगलोर निकल जाता है। बेंगलोर में वो लोग उसी पब में जाते हैं जिसके बारे में स्टोर मैनेजर ने उन्हें बताया था। पब में उन्हें एना मिल जाती है, लेकिन हरी को देखते ही एना उसे पहचान जाती है और वहां से भागने लगती है। हरी अपनी टीम के साथ गाड़ी से उसका पीछा करता है। इधर एना अपनी गैंग के लड़कों को कॉल करती है, उन्हें बताती है कि हरी उसका पीछा करते हुए बेंगलोर तक पहुंच चुका है। फिर एना एक सुनसान गली देखकर
अपनी गाड़ी रोक देती है। हरी भी अपनी गाड़ी रोक देता है, एना को ढूंढते हुए पैदल जा रहा होता है। तभी एना पीछे से उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करती है। हरी साइड में हो जाता है और इसी दौरान एक ट्रक से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एना की मौत हो जाती है। उसके मौत की खबर सुनकर क्रिस्टी और उसके गैंग को बहुत तकलीफ होती है। वो लोग गुस्से में पागल हो जाते हैं, जमकर नशा करते हैं और एक बार फिर से हरी से बदला लेने की तैयारी शुरू कर देते हैं। इधर हरी एना की लाश गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मॉर्चरी में शिफ्ट करवा देता है। बाहर पुलिस वाले रखवाली कर रहे होते हैं। हरी भी डॉक्टर से कहते हैं कि इसकी गैंग के लोग इसे देखने जरूर आएंगे, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। हरी बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। दूसरी तरफ मॉर्चरी में हम क्रिस्टी और उसकी गैंग को देखते हैं। वो पुलिस वालों को चकमा देकर एना की लाश ले जाने के लिए आए थे, लेकिन तभी डॉक्टर मॉर्चरी में आ जाती है और इन चारों को देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो तुरंत हरी को कॉल करती है। हरी भागते हुए मॉर्चरी में जाता है। तब वो चारों डॉक्टर को मार रहे होते हैं, लेकिन हरी को देखते ही वो लोग हरी के ऊपर भी हमला कर देते हैं और एक बहुत ही जबरदस्त फाइट सीन देखने को मिलती है। हरी काफी देर तक उन चारों के साथ फाइट करता है और जल्द ही उन चारों को एहसास हो जाता है कि हरी को हरा पाना इतना आसान नहीं है और डर के मारे वो चारों वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद वो डॉक्टर हरी को बताती है कि मैं उन दोनों लड़कियों को जानती हूँ। एक का नाम है एना जो मर चुकी है, दूसरी है सेलिन। कुछ महीनों पहले की लत छुड़वाने के लिए उन्हें जेल से हॉस्पिटल लाया गया था। तब वो डॉक्टर ही उन दोनों की देखभाल कर रही थी। दोनों नशा ना मिलने की वजह से पागलों जैसी हरकतें कर रही थी। इसके बाद हरी जेल से उनके केस की डिटेल्स निकलवाता है, तो पता चलता है कि सेलिन, एना और श्याम तीनों को एक साथ तस्करी के केस में जेल भेजा गया था और उनके ऊपर केस रजिस्टर करने वाला कोई और नहीं, इंस्पेक्टर जोसेफ था, जिसे हमने इस फिल्म की शुरुआत में मरते हुए देखा था। इसके बाद हरी इंस्पेक्टर जोसेफ के ड्राइवर से मिलता है, उसे इन तीनों का फोटो दिखाता है और उस केस के बारे में पूछता है। इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम केरला से बैंगलोर जा रही एक बस में सेलिन, एना और श्याम को देखते हैं। वो तीनों बस में बैठकर ले रहे होते हैं, जिससे बाकी के पैसेंजर्स हंगामा करने लगते हैं। तब बस का कंडक्टर चंद्र बाबू पुलिस को कॉल करता है, जिसके बाद इंस्पेक्टर जोसेफ वहां आता है। वो श्याम का बैग चेक करता है तो उसमें रखा हुआ था। जिसके बाद जोसेफ उन तीनों को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है, उन्हें लेकर थाने जा रहा होता है। लेकिन रास्ते में श्याम उससे कहते हैं कि आप हमारे ऊपर कोई केस मत बनाना, आप जितना कहोगे हम उतने पैसे देने के लिए तैयार हैं। लेकिन एना और सेलिन को देखकर जोसेफ की नीयत खराब हो जाती है। वो ड्राइवर से गाड़ी घुमाने के लिए कहता है, उन्हें पास के जंगल में लेकर जाता है, श्याम को गाड़ी के अंदर ही बंद कर देता है। एना और सेलिन को एक पेड़ से बांध कर उन दोनों का करता है, फिर उसके केस में उन्हें जेल भी भेज देता है। ये कहानी सुनने के बाद हरी सब कुछ समझ जाता है। दरअसल पुलिस को कॉल करने वाला कोई और नहीं, कंडक्टर चंद्र बाबू था और फिर जोसेफ ने एना और सेलिन का भी किया था। तो इसी वजह से श्याम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर चंद्र बाबू और जोसेफ की बेटी को अपने प्यार की जाल में फंसाकर उनका किया और वीडियो बनाया था। जोसेफ को जान से मार दिया था, लेकिन सवाल ये था कि उन लोगों ने हरी की बेटी को टारगेट क्यों किया था, जिसका जवाब हासिल करने के लिए हरी राहुल के साथ फैमिली कोर्ट में जाता है। आज कोर्ट में हरी और गीता के डिवोर्स केस की सुनवाई थी। सुनवाई से पहले ही राहुल गीता को अपने पास बुलाता है और उसे पूछता है कि कुछ महीनों पहले जब तुम नीला के साथ बैंगलोर गई थी तो क्या हुआ था। तब गीता उन्हें अपनी पूरी कहानी बताती है और हम देखते हैं कि गीता भी उसी बस में ट्रैवल कर रही होती है जिसमें एना, सेलिन और श्याम ले रहे थे। उनकी हरकतों पर आपत्ति करने वाली सबसे पहली पैसेंजर थी गीता और गीता के कहने पर ही कंडक्टर ने पुलिस वालों को कॉल किया था। खैर अब हरी को जवाब मिल चुका था। वो समझ चुका था कि वो अपनी बेटी नीला की मौत का जिम्मेदार नहीं है। राहुल गीता को सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन हरी मना कर देता है। वो कहता है कि सच्चाई जानने के बाद गीता इस दर्द को सह नहीं पाएगी, वो टूट जाएगी। खैर कोर्ट में उनके डिवोर्स केस की सुनवाई होती है। दोनों अलग अलग रहना चाहते थे तो उन्हें अलग अलग रहने की परमिशन दे दी जाती है। कोर्ट से बाहर आते ही हरी को प्रवीण का कॉल आता है। वो बताता है कि सेलिन और उसके साथियों के फोन का लोकेशन कंडक्टर के घर के आसपास बता रहा है। हरी समझ जाता है कि शायद वो लोग कंडक्टर को मारना चाहते हैं। वो तुरंत कंडक्टर को बचाने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन कंडक्टर की वाइफ बताती है कि वो तो ड्यूटी पर गए हुए हैं। हरी तुरंत बस स्टैंड पर जाता है तो
तो देखता है कि चंद्रबाबू अपनी ड्यूटी पर जाने वाला है और इससे पहले कि हरी उसके पास पहुंचता, सेलिन और उसके फ्रेंड्स कंडक्टर को पकड़ लेते हैं और उसे चाकू मारकर वहां से भाग जाते हैं। हरी प्रवीण को उसे हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए कहता है और उन तीनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन हरी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो इन तीनों को कैसे पकड़े। दूसरी तरफ ये तीनों गीता के घर पहुंच जाते हैं। घर पर गीता अपने पापा के साथ होती है जो कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। खैर वो तीनों मिन्नू और गीता को बंदी बना लेते हैं। फिर उनका लीडर क्रिस्टी हरी को वीडियो कॉल करता है। उसे कहता है कि थोड़ी देर में मैं इन दोनों को मारने वाला हूँ, अगर तुम इन्हें बचाना चाहते हो तो अकेले ही यहाँ आ जाना। लेकिन हरी राहुल को कॉल करता है, पूरी फोर्स के साथ उसे गीता के पापा के घर पहुंचने के लिए कहता है। दूसरी तरफ घर पर मौका मिलते ही गीता के पापा अपनी गन उठा लेते हैं, इन तीनों के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं जिससे कि ये तीनों छुप जाते हैं। फिर वो गीता और मीनू को वहां से भगा देते हैं। इसके बाद क्रिस्टी गीता के पापा को भी मार देता है और एक बार फिर से उन दोनों का पीछा करना शुरू कर देता है। उनका रास्ता रोक लेता है, गीता को गाड़ी से बाहर निकालता है और उसे चाकू मार देता है। लेकिन इधर मौका पाकर मीनू वहां से भाग जाती है। तीनों मिलकर उसका पीछा करते हैं। मीनू जंगल के एक खंडहर घर में जाकर छिप जाती है। उसका पीछा करते हुए तीनों वहां पहुंच जाते हैं। वो मीनू को पकड़कर मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी हरी वहां आ जाता है। वो पहले तो क्रिस्टी और उसके बाकी साथियों की जमकर धुलाई करता है। क्लाइमैक्स की इस फाइट सीन के खत्म होते ही राहुल पूरी फोर्स के साथ वहां पहुंच जाता है, जिसके बाद पुलिस वाले उन तीनों को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर हम कुछ महीने बाद का सीन देखते हैं। गीता और हरी के बीच अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। वो सब मिलकर मीनू का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तब राहुल वहां आता है। वो हरी को न्यूज देखने के लिए कहते हैं। दोनों बैठकर न्यूज देखते हैं। न्यूज में बताया जाता है कि पुलिस को क्रिस्टी और उसके 3 साथियों की लाश मिली है। वो चारों एक दिन पहले ही जेल से बेल पर रिहा हुए थे। ओवरडोज की वजह से उनकी मौत हुई है। यह खबर सुनकर हरी चुपचाप वहां से चला जाता है, क्योंकि वो सच्चाई जानता था कि उनकी मौत ओवरडोज से नहीं हुई है। उन्हें मारने वाला कोई और नहीं, हरी ही था। और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। स्टोरी के बारे में अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।